नमस्कार, मैं सत्यश्री एक समाज जातिहीन समाज संगठन की ओर से आपको संबोधित कर रहा हूं। भारत सरकार से सेवानिवृत्त होने के बाद मैं धार्मिक व सामाजिक विषयों पर स्वतंत्र लेखन करता हूं। मेरी अंग्रेजी में 2 व हिंदी में 5 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। ये पुस्तकें, जिनकी सूची वीडियो के अंत में उपलब्ध है, ईमेल द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल बटन अवश्य दबाएं। इस वीडियो के अंत में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें ताकि लाखों करोड़ों नागरिकों की आवाज बुलंद होकर सरकार और संसद तक पहुंचे। एक समाज जातिविहीन समाज एक धार्मिक व सामाजिक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है जिसका मुख्य उद्देश्य हिंदू समाज में ऊंच नीच के जातिवाद को समाप्त कर सामाजिक समानता तथा भ्रातृभाव स्थापित करना है। इस संगठन का राजनीति से कोई संबंध नहीं है और यह एक वैचारिक क्रांति का सूत्रपात है। यह संगठन वीडियो और पुस्तकों के माध्यम से सामाजिक विषयों पर सामाजिक जागृति के लिए स्वस्थ दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। यदि कोई व्यक्ति इस संस्था के माध्यम से धार्मिक, सामाजिक व आर्थिक विषयों पर अपना स्वस्थ दृष्टिकोण प्रस्तुत करना चाहें, वे मुझे वीडियो के अंत में दिए गए ईमेल या टेलीफोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारी आज की चर्चा का विषय है कि क्या बैंकों और उद्योगों को चलाना सरकारों का काम होना चाहिए? क्या सरकारी बैंक व उद्योग अपना उद्देश्य प्राप्त करने में सफल हुए हैं? हम यह भी तय करेंगे कि उनकी भविष्य में क्या भूमिका हो। इसके साथ ही हम कुछ और प्रश्नों के उत्तर तलाशेंगे, जैसे इस देश में समाजवाद क्यों फेल हुआ जबकि देश की 3/4 आबादी उनके नेताओं के साथ खड़ी थी? क्यों समाजवाद इस देश की अर्थव्यवस्था को बड़ा करने में सफल नहीं हुआ जिससे इसके नागरिक समृद्ध हो सकते? क्या समाजवाद विश्व के किसी देश में आर्थिक, राजनीतिक व मानसिक स्वतंत्रता या प्रजातंत्र स्थापित कर पाया? क्या हमें किसी आइडियोलॉजी के फेल होने पर भी उसके गुलाम बने रहना चाहिए? क्या प्रत्येक विचारधारा का अंतिम और एकमात्र उद्देश्य मनुष्य का कल्याण करना नहीं होना चाहिए? आइए इन सब प्रश्नों के पिटारे के साथ हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं। जब आपने पहली बार जाना कि विजय माल्या और नीरव मोदी किसी नेता की सहायता से विदेश भाग गए हैं, तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? आपके मन में 3 प्रश्न अवश्य उठे होंगे। 1, उद्योगपति और नेता एक दूसरे की मदद क्यों करते हैं? 2, ये दोनों मिलकर इस देश को कब तक लूटते रहेंगे? और 3, इस देश में व्याप्त भ्रष्टाचार, मुफ्तखोरी, भाई भतीजावाद और गरीबी के लिए कौन जिम्मेदार है? हमें इस जुगलबंदी के बारे में अधिक जानना चाहिए। यह वीडियो इस माया जाल का पर्दाफाश कर आपको सच्चाई के बहुत करीब लेकर जाएगा। इस वीडियो के अंत तक हम यह भी जानेंगे कि इस देश में अमीर अधिक अमीर और गरीब अधिक गरीब क्यों होते जाते हैं। हमें देश में व्याप्त भ्रष्टाचार, मुफ्तखोरी और गरीबी की पृष्ठभूमि को जानना चाहिए। जैसे किसी व्यक्तित्व के निर्माण में बचपन के संस्कार बहुत मायने रखते हैं, इसी प्रकार देश के प्रारंभिक शासकों की नीतियां उसका भविष्य तय करती हैं। श्री जवाहरलाल नेहरू और श्रीमती इंदिरा गांधी ने रूस के समाजवाद का मॉडल अपनाया जो उनके लिए आदर्श था, जबकि उसकी अपनी अर्थव्यवस्था डामाडोल थी। रूस ने कृषि और उद्योगों के राष्ट्रीयकरण द्वारा प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि और कार्यक्षमता को जकड़ लिया था। 1970 के दशक में उसके नागरिक ब्रेड के लिए 4 से 6 घंटे लाइनों में खड़े होते थे। इन दोनों नेताओं ने देश की गरीबी दूर करने के लिए किसी सफल अर्थव्यवस्था को अपना आदर्श नहीं बनाया। नेहरू काल में समाजवाद लाने का प्रारंभिक दौर था और टैक्स पेयर के पैसे से सरकारी उद्योग स्थापित किए जा रहे थे। ऐसी आशा थी कि उनके शीघ्र ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। समाजवाद का यह मॉडल अंततः फेल हो गया क्योंकि वह प्रत्येक व्यक्ति की आर्थिक, राजनीतिक व मानसिक स्वतंत्रता को नियंत्रित करता है। आइए देखें कि समाजवाद का यह रास्ता देश को कहां ले गया। 1966 में प्रधानमंत्री बनी श्रीमती गांधी कांग्रेस के अंदरूनी सत्ता संघर्ष से जूझ रही थी जब देश की 3/4 गरीब जनता में उनको अपना राजनीतिक भविष्य दिखाई दिया। यह उनके और देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम था जब इंदिरा कांग्रेस का जन्म हुआ और देश को गरीबी हटाओ का नारा मिला। श्रीमती गांधी अमीरों और गरीबों का फासला कम करने के लिए देश में समाजवाद लाना चाहती थी ताकि रूस की पद्धति पर आर्थिक व्यवस्था को नियंत्रित कर यह उद्देश्य पूरा किया जा सके। श्रीमती गांधी की नीयत पर शंका करने का कोई कारण नहीं था। अतः 1969 में 14 और 1980 में 6 बड़ी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिससे देश की अर्थव्यवस्था का 91% 91% पैसा सरकार के नियंत्रण में आ गया। अब समाजवाद लाना बहुत आसान था। सरकार ने इस पैसे का उपयोग उद्योगपतियों को कर्ज देने
और सरकारी उद्योग स्थापित करने में किया ताकि अधिक से अधिक रोजगार पैदा हो। गरीबों को भी कुछ रेवड़ियां मुफ्त में बांटी गई, रोजगार भी पैदा हुए। परंतु भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार और मुफ्तखोरी के चलते श्रीमती गांधी के दोनों निर्णय असफल सिद्ध हुए और देश में गरीबी बढ़ती चली गई। कम लागत पर निजी उद्योगों को प्रोत्साहित कर अधिक रोजगार पैदा करना इस सरकार के लिए प्राथमिकता नहीं थी, क्योंकि वह समाजवाद का रास्ता नहीं था। लेकिन सरकार को इस निर्णय से दो बड़े फायदे हुए। एक, सभी उद्योगपतियों को नियंत्रित करने की चाबी सरकार के हाथ में आ गई, और दूसरे, पार्टी के लिए चंदा जुटाना बहुत आसान हो गया। श्रीमती गांधी का आर्थिक क्षेत्र में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण निर्णय सारे देश में लाइसेंस कोटा परमिट राज का एक विशाल तंत्र स्थापित करना था, जिसकी सहायता से उनके भ्रष्ट नेता व अधिकारी जनता को दोनों हाथों से लूटते थे। प्रत्येक आर्थिक गतिविधि के लिए सरकारी अनुमति प्राप्त करना आवश्यक था, और राजनीति के मंदिर में चढ़ावा दिए बिना कोई कृपा प्राप्त नहीं की जा सकती थी। ये राशन की दुकान हो या खाद, लोहा, सीमेंट, गैस या पेट्रोल पंप की एजेंसी लेना हो, उद्योग लगाना या चलाना हो, कांग्रेस नेताओं की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं था। सभी कांग्रेस भक्त बिचौलिए बनकर सत्ता के दलाल बन गए, और यह अपने आप में एक बहुत बड़ा लाभदायक व्यापार बन गया। मार्केट में सब कुछ उपलब्ध था, लेकिन एक कीमत पर। सारा शासन तंत्र बिचौलियों के लिए स्वर्ग बन गया था। उद्योगपति व व्यापारी वस्तुओं की कृत्रिम कमियां पैदा करते और जनता से मनमानी कीमत वसूल करते थे। यह इस देश की परिपाटी भी थी। कितने लोग जानते हैं कि बिरला बंधुओं की प्रार्थना पर महात्मा गांधी ने नेहरू जी को सिफारिश की थी कि किसी अन्य उद्योगपति को कार बनाने का लाइसेंस न दिया जाए। भारत सरकार व सभी राज्य सरकारें केवल एम्बेसडर कार खरीदने के लिए बाध्य थी। समाजवाद के नाम पर एकाधिकार और आर्थिक शोषण अपनी जड़ें जमा रहा था। कांग्रेस के लिए यही सच्चा समाजवाद था, जिसमें सारे देश की आर्थिक व राजनीतिक व्यवस्था का नियंत्रण एक व्यक्ति में केंद्रित था। इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा के नारे लगाए जाते थे। श्रीमती गांधी की टैक्सपेयर के पैसे के दम पर अमीरों और गरीबों दोनों को खुश करने की नीति उनके बहुत काम आई। लेकिन अर्थव्यवस्था का बंटाढार हो रहा था, और जिसके दुष्परिणाम सारे देश को अगले कई दशकों तक भुगतने पड़े। लाइसेंस कोटा परमिट का यह तंत्र 1990 तक निर्बाध गति से चलता रहा, जब उनके बाद उनके पुत्र राजीव गांधी व श्री वीपी सिंह आदि प्रधानमंत्री बने। अब हम सरकारी बैंकों की आर्थिक स्थिति के बारे में जान लें। उद्योगपति निजी बैंकों से भी कर्ज लेते थे, लेकिन उनका कर्ज ब्याज समेत समय पर वापस करते थे। इन उद्योगपतियों के लिए सरकारी बैंकों का कर्ज वापस करना आवश्यक नहीं था, क्योंकि सरकार अब उनकी जेब में थी। इन उद्योगपतियों के बीमार उद्योगों को दोबारा खड़े करने के लिए सरकार ने BIFR, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन का गठन किया, ताकि उन्हें और अधिक कर्ज दिया जा सके। एक प्रकार से ये उद्योगपति इन उद्योगों को चलाकर टैक्स पेयर पर एहसान कर रहे थे। कुछ समय बाद इस कर्ज को बट्टे खाते में डाल दिया जाता था, क्योंकि उसे उद्योगपतियों से वापस लेना आसान नहीं था। सरकार चाहती तो इन उद्योगपतियों की कंपनियों को नीलाम कर सरकारी बैंकों का कर्ज वापस लिया जा सकता था, परंतु उनके चंदे के एहसान तले दबी सरकार उन्हें दुखी नहीं देखना चाहती थी। यदि ये बैंक निजी होते तो उनका कब का दिवालिया निकल गया होता। तब निवेशकों का पैसा डूबता, जनता या सरकार का नहीं। यही निजी और सरकारी बैंकों में निवेश के अंतर को स्पष्ट करता है। नए प्रधानमंत्री आए और गए, लेकिन इस नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उद्योगपतियों को दिए जा रहे अनाप शनाप कर्जों से बैंकों का पैसा डूब रहा था। सरकारी बैंकों का घाटा शुरू में उनकी जमा पूंजी से पूरा किया गया, लेकिन इससे निवेशकों के भड़क जाने का डर था। अतः एक आसान रास्ता चुना गया, और वह था टैक्स पेयर का पैसा, जो अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के नाम पर बेतहाशा खर्च किया जा सकता था। इससे उद्योगपतियों की बैंकों को लूटने और बैंकों का घाटा दोनों बढ़ते चले गए। जनसाधारण के लिए अपने काम धंधों के लिए सरकारी बैंकों से कर्ज लेना आसान नहीं था। गरीब कामगार व किसान आदि बैंकों के लिए या सरकारी तंत्र के लिए किसी काम के नहीं थे। वे न तो बैंकों में पैसा जमा कर सकते थे और न ही कर्ज लेने के लायक थे। सभी सरकारी बैंक, उद्योग व संस्थान केवल पैसा हजम करने का काम करते थे। 1990 तक यह अर्थव्यवस्था इतनी चरमरा गई कि देश विदेशी कर्जों में डूब गया, और कोई देश उसे नया कर्ज देने के लिए तैयार नहीं था। इन परिस्थितियों में रिजर्व बैंक का सोना गिरवी रखकर
एक बहुत भारी कर्ज वर्ल्ड बैंक से कड़ी शर्तों को स्वीकार करने के साथ लिया गया। यह उदारीकरण लिबरलाइजेशन की शुरुआत थी। वास्तव में यह एक शुद्ध सौदेबाजी थी, जिसके एवज में भारत सरकार ने विदेशी बैंकों और उद्योगों को भारत में प्रवेश करने की अनुमति दी, जो पहले नहीं दी जाती। वर्ल्ड बैंक ने भारत सरकार को कोटा परमिट लाइसेंस राज समाप्त कर अर्थव्यवस्था को उदार करने के लिए कहा, ताकि निजी उद्योगों का प्रसार हो और टैक्स पेयर पर बोझ कम हो। नई आर्थिक नीतियों का देश की आर्थिक व्यवस्था पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। विदेशी बैंकों ने इस देश में आकर सिखाया कि बैंक किस प्रकार आम जन के जीवन को समृद्ध करने में एक शक्तिवान ऊर्जा का स्रोत बन सकती है। विदेशी बैंक एटीएम लाए और पारदर्शक तरीकों से आम आदमी को केवल अपनी गारंटी पर सस्ता कर्ज मिलना आरंभ हुआ। निजी बैंक स्थापित करने की अनुमति भी मिली। निजी बैंकों का और उद्योगों का प्रसार हुआ और आम जन इन बैंकों से कर्ज लेकर अपना कारोबार शुरू कर सकता था। इस प्रक्रिया में टैक्स पेयर का पैसा डूबने की आशंका बहुत कम थी। देश में कंप्यूटरों का बड़े पैमाने पर प्रवेश हुआ। हम कह सकते हैं कि ये श्रीमती गांधी के राष्ट्रीयकरण और लाइसेंस कोटा परमिट के तंत्र के समाजवाद की नीतियों की स्पष्ट भर्त्सना थी, जो देश की अर्थव्यवस्था को 1969 से जकड़े हुए थी। इस प्रकार भ्रष्टाचार, मुफ्तखोरी और भाई भतीजावाद की नीतियों का पर्दाफाश हो रहा था। 1990 के बाद आई नई बैंकिंग और उद्योग नीति ने इस देश का आर्थिक स्वरूप बदल दिया और कहना चाहिए कि यह इस देश में सच्ची औद्योगिक क्रांति की शुरुआत थी। विदेशों से नए उद्योग आए, जो नई तकनीकी लेकर आए, जिससे इस देश में विश्व स्तर के उत्पाद बनने आरंभ हुए। ऊंची ब्याज दरों के कारण विदेशी पूंजी भी इस देश में एफडीआई के रूप में आई, जिससे विदेशी मुद्रा के भंडार में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। इस प्रक्रिया का देश के नामी गिरामी लोगों को भी बड़ा लाभ हुआ। देश का बाहर गया काला धन एफडीआई के रूप में सफेद बनकर इस देश में निवेश हुआ, जिस पर अच्छा खासा ब्याज कमाया जाता था। परंतु घाटे की अर्थव्यवस्था का कोई इलाज नहीं किया गया और वह पूर्ववत चलती रही। इसके फलस्वरूप सरकारी बैंकों का घाटा बढ़ता चला गया, क्योंकि उद्योगपतियों को दिया गया कर्ज वापस लेना आसान नहीं था। अब हम सरकारी बैंकों के वित्तीय घाटे की बात करेंगे। उद्योगपतियों ने सरकारी बैंकों से कर्ज लेकर अपने उद्योग चलाए, लाभ भी कमाया, लेकिन हानि होने की स्थिति में यह कर्ज वापस नहीं किया। इनमें से अधिकतर विजय माल्या जैसे विलफुल डिफॉल्टर थे। 1969 से 1990 तक सरकारी बैंकों का 1.5 लाख करोड़ रुपया डूब चुका था, जबकि केंद्र सरकार का 1990-91 का बजट 39,329 करोड़ रुपए था। बैंकों का डूबा पैसा देश के 4 साल के बजटों के बराबर था। 2009-10 तक यह घाटा 6.6 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया, लेकिन किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। उपलब्ध सरकारी आंकड़ों के अनुसार सरकारी बैंकों का घाटा 2017-18 में 87,357 करोड़ रुपए था, जबकि भारत सरकार का 2020-21 का स्वास्थ्य बजट 61,398 करोड़ रुपए है। 30 सितंबर 2019 तक भारत सरकार सरकारी बैंकों का 7.27 लाख करोड़ रुपए का कर्ज बट्टे खाते में डाल चुकी है। यह स्पष्ट है कि टैक्स पेयर के पैसे से यह घाटा पूरा किया गया है। भारत सरकार पिछले 5 वर्षों में सरकारी बैंकों को 3.5 लाख करोड़ रुपए दे चुकी है, ताकि वे फिर से अपने पैरों पर खड़े हो सके। लेकिन बैसाखियों के सहारे खड़े होने वाले कभी दौड़ नहीं सकते। सरकार के ये कदम चोट पर बैंडेड लगाने के समान है। लगभग सभी सरकारी बैंक आईसीयू में हैं और टैक्स पेयर के पैसे से उन्हें हर साल ऑक्सीजन दी जा रही है, और इस प्रकार टैक्स पेयर पर सरकारी बैंकों के घाटे का बोझ हर साल बढ़ता जा रहा है, जबकि सरकारी बैंकों को बैंडेड की नहीं सर्जरी की आवश्यकता है। सरकारी बैंकों का एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स 9 से 12% है, जबकि निजी बैंकों का 2 से 3% है। हमें सरकारी उद्योगों के घाटे की भी बात करनी चाहिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में औद्योगिकरण की शुरुआत हुई, जिसके लिए प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने रूस का समाजवादी मॉडल अपनाया, जिसमें जनता के धन से उद्योग लगाए जाते हैं और लाभ या हानि भी जनता अर्थात टैक्स पेयर की होती है। नेहरू जी को आशा थी कि निजी उद्योगों की तरह सरकारी उद्योग भी लाभ कमाएंगे, निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा
और यह देश एक समृद्ध औद्योगिक देश बनकर गरीबी से जल्दी बाहर आएगा। उनकी नीयत में कोई खोट नहीं था, परंतु वे समाजवाद के आगे कुछ भी जानना या देखना नहीं चाहते थे। उन्होंने स्टील, खाद, सीमेंट, बिजली के उपकरण आदि के अनेक उद्योग स्थापित किए और उन्हें चलाने के लिए सरकारी नियम व कायदे अपनाए। सरकारी अधिकारियों को इन उद्योगों के लाभ हानि से कोई लेना देना नहीं था। नेहरू जी के समय ही यह नीति फेल हो रही थी, परंतु उनकी पुत्री ने इसी नीति को आगे बढ़ाया। श्रीमती गांधी के राज्यकाल में टैक्स पेयर के पैसे से अनेक उद्योग स्थापित किए गए और कई उद्योगों में निजी क्षेत्र को प्रवेश की अनुमति नहीं दी। जैसे कि सरकार के पास एक जादू की छड़ी है जिसके घुमाते ही सस्ती व अच्छी चीजें बनने लगेंगी और उपभोक्ताओं को लाभ होगा। साइकिल, स्कूटर, कार, टायर, ब्रेड, टेलीफोन, रेडियो, टीवी, कपड़े, फोटो फिल्म, घड़ियां, ट्रैक्टर, सीमेंट, दवाइयां, होटल, दूध आदि बनाने व बेचने के सरकारी उद्योग स्थापित किए जाने लगे। कुछ नौकरियां बचाने के लिए सरकार ने बीमार उद्योगों को मुआवजा देकर अधिग्रहण कर लिया, जिससे उनका घाटा भी सरकारी घाटा अर्थात टैक्स पेयर का घाटा बन गया। हर सरकारी उद्यम घटिया उत्पाद महंगे दामों पर बनाता था, जिसे लोगों को सस्ता बेचने के लिए टैक्स पेयर के पैसे से सब्सिडी दी जाती थी। यह सिलसिला कभी समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि इस प्रक्रिया से हर मंत्री की सत्ता मजबूत होती जाती थी। 2018 तक ऐसे उद्योगों की संख्या कम होने की बजाय बढ़ती रही है। आज केंद्र सरकार के 350 से अधिक सरकारी उद्योग हैं, जिनमें से अधिकतर घाटे में चल रहे हैं और जो लाभ में हैं केवल उस क्षेत्र में एकाधिकार होने के कारण। 1990 के बाद जब कुछ और उद्योगों को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया, ये सरकारी उद्योग भी घाटे में आ गए हैं। अब तक आप जान गए हैं कि उद्योगपतियों, भ्रष्ट नेताओं और अधिकारियों की तिकड़ी ने इस देश की अर्थव्यवस्था को पिछले 60 वर्षों से किस प्रकार खोखला किया है। इसमें अधिक दोष शीर्ष पर बैठे राजनेताओं का है, क्योंकि देश को मार्गदर्शन करने का एकाधिकार केवल उनके पास है। एक कर्मचारी 10 फुट बाय 10 फुट की दुकान में सैकड़ों लोगों को मोबाइल व स्थायी टेलीफोन की सुविधाएं आदि बेचता है, जबकि इससे आधे काम के लिए बीएसएनएल या एमटीएनएल की एसी बिल्डिंग में पूरा अमला चाहिए, जिनके ऊपर सुपरवाइजर, एरिया मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर, गाड़ियां, स्टाफ कार, सरकारी मकान, इलाज, एलटीसी, बोनस, प्रमोशन और पेंशन आदि का होना आवश्यक है। इसके साथ ही धरना, प्रदर्शन और हड़ताल के अधिकार भी जुड़े हुए हैं। हमें यह जानना चाहिए कि अधिक उत्पादन कर अर्थव्यवस्था को बड़ा करने का कोई और पर्याय नहीं है। इस संबंध में हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन का एक उदाहरण देना उचित होगा। इस सरकारी कंपनी ने अपने एक प्लांट में 12 वर्षों तक खाद का एक दाना नहीं बनाया, लेकिन भारत की समाजवादी सरकार 1200 अफसरों और कर्मचारियों को मकान, बिजली, पानी, बोनस व मासिक वेतन बाकायदा देती रही। आज भी ऐसी सैकड़ों सरकारी कंपनियां हैं जो घाटे में चल रही हैं और किसी सरकार में हिम्मत नहीं उन बीमार कंपनियों को बंद कर दे, क्योंकि तब यह सरकार गरीब और मजदूर विरोधी बन जाएगी। टैक्स पेयर पर इसका कितना बोझ पड़ रहा है, यह किसी के लिए चिंता का विषय नहीं है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2017-18 में भारत सरकार के 65 बड़े उद्योगों का घाटा 67,775 करोड़ रुपए था, जबकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 2019-20 का भारत सरकार का बजट 60,250 करोड़ रुपए था। यह कई राज्यों के वार्षिक बजट से भी अधिक धन है। यही हाल प्रत्येक राज्य सरकार के उद्योगों का है जो घाटे में चल रहे हैं और कोई राज्य सरकार उन्हें बंद नहीं करना चाहती। यदि केंद्र सरकार व सभी राज्य सरकारों के बैंकों और उद्योगों के प्रतिवर्ष घाटे का आकलन किया जाए तो यह 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक होगा, जबकि भारत सरकार का 2020-21 का रक्षा बजट 3.37 लाख करोड़ रुपए है। यह स्पष्ट है कि यह घाटा मिडिल क्लास टैक्स पेयर अपने नाक के बल देगा। इन आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि बैंकों और सरकारी उद्योगों का घाटा इस देश में मूलभूत सुविधाओं की कमी का कारण है, जिसने देश के विकास को ब्रेक लगाई है। यदि समय पर बिजली, सड़क, पानी व स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाती तो सरकार को मुफ्त में रेवड़ियां बांटने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। आज भी देश की बड़ी आबादी इन मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, जबकि देश का टैक्स पेयर
उद्योगपतियों द्वारा लिए गए बैंकों के कर्ज और सरकारी उद्योगों के घाटे को ढो रहा देश के नेताओं द्वारा बनाई गई आर्थिक स्थितियां इस परिस्थिति के लिए जिम्मेदार है। भारत सरकार अमीरों का भी ख्याल रखती है। एयर इंडिया टैक्सपेयर के पैसे से अमीरों की यात्रा की सुविधा के लिए खड़ी की गई कंपनी है, जबकि उस पैसे से बिजली, सड़क, पानी व अस्पताल आदि बनाए जा सकते थे, जो सरकारों का प्राथमिक दायित्व है। यह आज भी घाटे में चल रही कंपनी है और उस पर 53,584 करोड़ रुपए का कर्ज जमा हो गया है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति की हवाई यात्रा में टैक्सपेयर का भी योगदान है। यह कितने दुर्भाग्य और शर्म की बात है कि अमीरों की हवाई यात्रा गरीब टैक्सपेयर के दम पर की जाती है। अक्सर भारत को एक गरीब देश कहा जाता है, जिसके पास मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन नहीं है, लेकिन बर्बाद करने के लिए बहुत कुछ है। यह देश के आम टैक्सपेयर के एक एक पैसे के प्रति जिम्मेदार संसद व विधानसभाओं के लिए चिंता और दुख का विषय होना चाहिए, बल्कि उन्हें टैक्सपेयर का पैसा बर्बाद करने के लिए जनता से माफी मांगनी चाहिए और भविष्य के लिए सुधार करना चाहिए। यदि आपने अब तक नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अगले वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल बटन अवश्य दबाएं। इसके साथ ही लाइक या डिसलाइक के रूप में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। हम यह चर्चा वीडियो के अगले भाग में जारी रखेंगे।